नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। कर्नाटक के बेलगावी में आज से कांग्रेस का 2 दिन चलने वाला अधिवेशन शुरू हो रहा है। यह अधिवेशन 1924 में हुए कांग्रेस के 39वें अधिवेशन के 100 साल पूरे होने के मौके पर रखा गया है। 26 और 27 दिसंबर 1924 को बेलगावी में ही कांग्रेस का 2 दिवसीय अधिवेशन हुआ था। ये पहला था और आखिरी अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसी अधिवेशन में उन्हें पार्टी अध्यक्ष भी चुना गया था। आज से हो रहे अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी समेत लगभग 150 हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की जाएगी। इसके साथ ही कांग्रेस देश में नव सत्याग्रह की शुरुआत भी करेगी। अगले 1 वर्ष के लिए क्या करना है वो रहेगा। गांधी जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और गांधी जी के पद चिन्हों पे हमको चलना है। उस पर विचार करेंगे कि कैसे चल के दिखाएं कि हम गांधी जी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज आपने देखा हमने रैली का नाम क्या रखा है। हमने रैली में गांधी जी को याद किया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद किया है। जो सम्मान हम बापू को देते हैं वैसे ही सम्मान हमको अंबेडकर जी को देना है। आज की परिस्थितियों में और आगे जैसा भारत बनाना है, इन सब में हम इन सब के पद चिन्हों पे चलकर ही कुछ कर पाएंगे और इसी चीज को यहाँ हमें पूरे देश को वही कोटपुतली बोरवेल मामले बड़ा अपडेट सामने आया है। पाइलिंग मशीन द्वारा 160 फीट गड्ढा खोदा गया है। अब 10 फीट की एल शेप में सुरंग खोदने की तैयारी की जा रही है। रेस्क्यू टीम के सदस्य को सुरंग खोदने के लिए तैयार किया जा रहा है। कुछ ही समय में रेस्क्यू टीम का सदस्य सुरंग खोदने के लिए गड्ढे में भेजा जाएगा। रेस्क्यू टीम के अधिकारी, पुलिस प्रशासन सहित चिकित्सा विभाग की टीम जायजा ले रही है। वहीं आसार जताए जा रहे हैं कि लगभग 4 से 5 घंटे में 3 साल की मासूम चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा। वहीं प्रशासन द्वारा बच्चे का किसी तरह का मूवमेंट नहीं बताया जा रहा है। तो लगातार 3 दिन के बाद भी 3 साल की बच्ची चेतना को अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। हालांकि उसके लिए जद्दोजहद जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है। रेस्क्यू टीम लगातार काम करती हुई नजर आ रही है। अब पाइलिंग मशीन द्वारा 160 फीट का गड्ढा खोदा गया है। अब 10 फीट की एल शेप की सुरंग खोदने की तैयारी भी की जा रही है। रेस्क्यू टीम के सदस्य को सुरंग खोदने के लिए तैयार किया जा रहा है। कुछ ही समय में रेस्क्यू टीम का सदस्य सुरंग खोदने के लिए गड्ढे में भेजा जाएगा। रेस्क्यू टीम के अधिकारी, पुलिस प्रशासन सहित चिकित्सा विभाग की टीम जायजा लेती हुई नजर आ रही है। परिजन लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि वहां पर जद्दोजहद जारी है। 3 दिन बीत चुके हैं। हालांकि अभी तक 3 साल की बच्ची चेतना को बोरवेल से बाहर निकालने में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम असफल साबित रही है। रैट माइनर्स का भी हेल्प लिया जाएगा, उनकी भी मदद ली जाएगी रेस्क्यू करने में। तो कोटपुतली में 700 फीट गहरे बोरवेल में 3 साल की बच्ची लगातार तीसरे दिन भी रेस्क्यू नहीं कर पाई है। कब मासूम को मिलेगी चैन की सांस, लगातार ये सवाल बरकरार है। 3 दिन से ये सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि देसी जुगाड़ का भी सहयोग लिया गया था, मदद ली गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी बच्ची को बाहर नहीं निकाला जा सका है। अब प्रशासन के द्वारा प्लान ए और प्लान बी तैयार किया गया है। हालांकि इसकी मदद से क्या बच्ची को आज की डेट में बाहर निकाला जाता है, ये सवाल बरकरार है। पुलिस प्रशासन लगातार जद्दोजहद करता हुआ नजर आ रहा है। चिकित्सा विभाग की वहां पर तैनाती है। कैमरे लगाए गए हैं बोरवेल में। हालांकि बच्ची का कोई भी मोमेंट अभी तक कैमरे में कैद नहीं हुआ है। 3 दिन से बच्ची लगातार बोरवेल में फंसी हुई है और लगातार प्रशासन के द्वारा, रेस्क्यू टीम के द्वारा बच्ची को बाहर निकालने की जद्दोजहद जारी है। कब मासूम को मिलेगी चैन की सांस, ये सवाल अभी भी बरकरार है। तो चिकित्सा विभाग, प्रशासन की टीम वहां पर तैनात है। स्थानीय लोगों को वहां के इर्द गिर्द वहां से हटाया गया है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। चिकित्सा विभाग और एम्बुलेंस की भी तैनाती वहां पर की गई है। आसार जताए जा रहे हैं कि लगभग 4 से 5 घंटे में 3 साल की बच्ची को बाहर निकाल लिया जाएगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ज्योति गुप्ता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी है।
ज्योति, क्या कुछ अभी हलचल है वहां पर? कैसी स्थिति बरकरार है? 3 दिन बीत चुके हैं, अभी भी 3 साल की बच्ची को बोरवेल से नहीं निकाला जा सका है। कोई मोमेंट अभी तक नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, यानी कि ज्योति अभी बच्ची का कोई मोमेंट कैमरे में कैद नहीं हो रहा है। इसको लेकर वहां की प्रशासन क्या बता रही है? जी, प्रशासन ने इस बारे में अभी मौन साध रखा है और ऑक्सीजन गैस को अभी जो ड्रिल पाइप है उसके थ्रू नीचे उतारा जा रहा है, क्योंकि जो अब चौथी टेक्निक फेल होने के बाद जो प्रशासन नई टेक्निक काम में ले रहा है, जिसे रेट माइनिंग कहा जाता है, जिसमें चूहे के होल से होल करके और पाइप को नीचे घुसाया जाता है। हाँ, तो ज्योति अब रैट माइनर्स की भी मदद ली जाएगी, लेकिन अब सवाल ये भी है, प्रशासन पर लापरवाही के सवाल उठ रहे, आरोप लगाए जा रहे हैं परिजनों के द्वारा। बिल्कुल, जिस प्रकार जो चौथा प्रयास हुआ था वो भी सक्सेस नहीं हो पाया, और जिस प्रकार जो दिल्ली की टीम थे, जो रैट माइनर्स थे, उनसे जिस प्रकार कल कांटेक्ट किया गया है, अगर यही कांटेक्ट पहले कर लिया जाता तो हो सकता है बच्ची की जान बचाई जा सकती। ज्योति, बच्चे की जान बचाई जा सकती? क्या बच्ची की स्थिति स्थिर नहीं है? क्या गंभीर हालत में है बच्ची? बिल्कुल, 4 दिन से बच्ची वहां अटकी हुई है और बच्ची 20 फुट जिस एल हुक के थ्रू बच्ची को लाया गया था, वो 20 फुट ऊपर लटकी हुई। आप सोच सकते हैं कि 3 साल की मासूम भूखी प्यासी है, तो उसकी स्थिति बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं नजर आ रही। बिल्कुल, ठंड का ये मौसम और अभी तक 3 दिन बीत चले हैं, उसके बावजूद भी अभी तक बच्ची को नहीं निकाला जा सका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सीताराम गुप्ता कोटपुतली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीताराम, क्या कुछ बच्ची की स्थिति बताई जा रही है? प्रशासन किस तरीके से रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ा रहा है? जी श्रुति, बताना चाहूंगा भी जो 160 फीट के लगभग जो पाइलिंग मशीन से द्वारा गड्ढा किया गया है वो लगभग पूरा हो गया है, और अब एल शेप में एक 10 फीट की सुरंग बनाने के लिए एक रेस्क्यू टीम का जो सदस्य है उसको बिल्कुल तैयार किया जा रहा है, और वो उसके अंदर जाएगा, सुरंग खोदेगा और उस बच्ची को बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा। बच्ची की स्थिति कैसी बताई जा रही है? कहा जा रहा है कैमरे में कोई भी मूवमेंट कैद नहीं हो रहा है, कैमरे में मिट्टी की वजह से मूवमेंट कैद नहीं हो पा रहे, या कोई और वजह है? बिल्कुल, वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था प्लान ए के तहत, उसके तहत जब उसको एक मूवमेंट में अटकाया गया था तो वो कैमरा काम नहीं कर रहा है, मिट्टी ऊपर से गिर गई थी तो कैमरा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, और प्रशासन द्वारा कोई भी बच्ची का मूवमेंट अभी तक नहीं बताया जा रहा है, और परिजनों का इतना रो रो कर बुरा हाल है कि प्रशासन पर बिल्कुल लापरवाही का आरोप दिया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि पहले देसी जुगाड़ को प्रशासन ने अपनाया था और अब रैट माइनर्स की हेल्प ली जा रही है। इतनी देर क्यों लगा दी गई है? सीताराम, क्या कुछ वजह बताई जा रही है? ये कहीं ना कहीं प्रशासन की पूरी लापरवाही दर्शाता है। अगर ये काम 3 दिन पहले ही इन्होंने कर लिया होता, रेड माइंस के लोगों को 3 दिन पहले बुला लिया होता, पाइलिंग मशीन जो है उसको 3 दिन पहले बुला लिया होता, तो आज बच्ची सुरक्षित बाहर निकल सकती थी। क्या अभी बच्ची सुरक्षित है वहां पर, और किस तरह से बच्ची को ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है उस बोरवेल के अंदर? साथ ही साथ बच्ची को क्या खाने पीने का सामान भी दिया जा रहा है? बच्ची को लगातार 3 दिन से ऑक्सीजन दिया जा रहा है, लगभग 50 से 60 सिलेंडर ऑक्सीजन के अभी तक लग चुके हैं। चिकित्सा विभाग की टीम लगातार तत्परता से काम कर रही है। बच्ची को अभी तक मोमेंट में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए कुछ खाना पीना नहीं दिया जा रहा है। मतलब मोमेंट नजर नहीं आ रहा साफ तौर पर, परिजनों का रो रो के बुरा हाल है सीताराम। लेकिन अब प्रशासन के पास प्लान ए और प्लान बी भी तैयार है। प्लान ए और प्लान बी क्या है सीताराम? क्योंकि 3 दिन बीत चुके हैं और लगातार बस प्लान ही तैयार किए जा रहे हैं। बताइए प्लान ए और प्लान बी क्या है प्रशासन का? लगातार 3 दिन से जो प्लान ए लिया जा रहा था उसमें एक अम्ब्रेला टाइप में जेनुमा और एल नुमा एक हुक होता है, उसको अटकाने की बच्ची तक कोशिश की जाती, लेकिन वो मिट्टी ऊपर से धंसने की वजह से वो अटक नहीं पाया। लेकिन कल देर रात उसको अटका लिया गया है उसमें अम्ब्रेला टाइप में, और अब प्लान ए को रोककर प्लान बी यानी एक फाइलिंग मशीन इन्होंने बुलाई है, और उस द्वारा 160 फीट का गड्ढा करके अब 10 फीट में एक एल साइड में सुरंग बनाकर एक सदस्य अंदर जाएगा। अब कहा यह जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि 4 से 5 घंटे में मासूम बच्ची को बाहर निकाल लिया जाएगा। हालांकि अब कब तक सफल रह पाती है रेस्क्यू टीम, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया सीताराम और ज्योति गुप्ता आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
खबरें बढ़ते आगे। झांसी नवाबाद थाना क्षेत्र के राजपूत कॉलोनी में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष में जमकर लात घूंसे चले। इसी दौरान किसी ने मारपीट का भी वीडियो बनाकर वीडियो वायरल कर दिया, जिसमें नजर आ रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में दो पक्षों में विवाद हो गया और देखते ही देखते दबंग पक्ष ने लोगों को जमीन पर कब्जा कर लिया है और कब्जा करने को लेकर पिटाई भी करनी शुरू कर दी। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस दौरान पुलिस खरी तमाशबीन बनकर बस वहां पर मौजूद रही और दबंग पिटाई करते रहे। इस मारपीट में कई लोगों के कपड़े तक फट गए और घायल हो गए हैं। तो वही गृह मंत्री अमित शाह की जुबान से अंबेडकर निकलते ही विपक्ष ने बड़ा मुद्दा कैच कर लिया है और अब अंबेडकर मुद्दे को गांव-गांव तक धार देने के लिए सपा कांग्रेस ने अपनी सेना उतार दी है। सपा 26 दिसंबर से पीडीए चर्चा अभियान शुरू कर रही है, जो कि 25 जनवरी तक चलेगा, जिसके तहत सपा नेता गांव-गांव जाकर अमित शाह के बयान की चर्चा जनता से करेंगे। जातीय जनगणना और संविधान पर बात की जाएगी। वहीं कांग्रेस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गांव स्तर पर उतर बाबा साहब का अपमान का बदला लेने के लिए घोषणा कर चुकी है। फिलहाल विपक्ष अपनी प्लानिंग में है, लेकिन भाजपा अभी अंबेडकर मुद्दे को दबाने के लिए बूथ स्तर तक जुट गई है और दिल्ली नेतृत्व से लेकर गांव वाली भाजपा की टीम अंबेडकर मुद्दे पर डिफेंस मोड में नजर आ रही है। तो अंबेडकर वाले बयान पर सियासी घमासान लगातार जारी है और पीडीए का ये चर्चा अभियान अब अखिलेश यादव की पार्टी के द्वारा शुरू किया जाएगा। 26 दिसंबर से पीडीए चर्चा अभियान की शुरुआत की जाएगी और 25 जनवरी तक इसकी शुरुआत रहेगी। तो अब समाजवादी पार्टी के नेता गांव-गांव जाकर अमित शाह के बयान की चर्चा जनता से करते हुए नजर आएंगे। जातिगत गणना और संविधान पर बातचीत की जाएगी। तो अंबेडकर वाले मुद्दे पर सियासत चरम पर है। जो बीएसपी पार्टी 8 साल तक मौन रही, प्रदर्शन नहीं करती रही, वो भी प्रदर्शन करती हुई नजर आई और गृह मंत्री अमित शाह की बयान पर जमकर प्रदर्शन किया गया, आंदोलन किया गया। और अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी अंबेडकर वाली सियासत को लेकर एक बार फिर से भाजपा का घेराव करेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा लखनऊ से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, अमित शाह के बयान पर लगातार सियासत तेज है। अब सवाल यही है कि समाजवादी पार्टी का आगे का प्लान क्या है? पीडीए अभियान के तहत क्या कुछ करने वाली है समाजवादी पार्टी? बिल्कुल, जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव में ही संविधान का मुद्दा उठा कि अगर भाजपा सरकार तीसरी बार आएगी तो संविधान बदल जाएगा। हालांकि उसके बाद में जिस तरीके से मामला ठंडा पड़ा और कई चुनाव में भाजपा को जीत दिखी, लेकिन इस बार संसद सत्र में जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आया और उसके बाद में कांग्रेस, सपा समेत जितने भी विपक्षी दल थे, सबने ये मुद्दा उठा लिया और तुरंत ही इस पर प्रदर्शन करने लगे। भाजपा ने तुरंत इस पर सफाई दी, गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मोदी ने ट्वीट किए, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियां इस पर अड़ी रही। पहले दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, फिर लखनऊ में प्रदर्शन हुआ, फिर जितने भी उत्तर प्रदेश के जनपद है सभी मुख्यालय पर प्रदर्शन हुआ। अब ये मुद्दा ठंडा ना पड़ जाए तो चुनाव आने से पहले इस मुद्दे को बड़ा रूप दिया जाए, ताकि चुनाव जब भी आए तो लोगों के दिमाग में रहे। इसके चलते अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गांव स्तर तक जाकर, बूथ स्तर तक जाकर लोगों को बाबा साहब के बारे में और गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बारे में चर्चा करने के प्लान में है। आज समाजवादी पार्टी की पीडीए जो चर्चा अभियान यात्रा है वो शुरू हो जाएगी और 25 जनवरी तक चलेगी, यानी कि 25 जनवरी तक ये यात्रा चलेगी। सेक्टर वाइज जो भी पदाधिकारी हैं वो गांव-गांव स्तर पे, ब्लॉक स्तर पर जाएंगे, चौक चौराहे पर बैठेंगे और चर्चा करेंगे, संविधान की संकल्प दिलाएंगे, पीडीए का संकल्प दिलाएंगे वहां की जनता को, और साथ में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से संविधान को बचाया जाए जो मौजूदा सरकार है उससे। और साथ ही 25 जनवरी को जब ये यात्रा खत्म होगी उस और अगले दिन ही गणतंत्र दिवस पड़ेगा, उस मौके पर कोई बड़ा कार्यक्रम समाजवादी पार्टी कर सकती है, खासकर राजधानी लखनऊ में कार्यक्रम कर सकती है। इससे बड़ा संदेश है अम्बेडकर वाले बयान को लेकर, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी बैकफुट पर नजर नहीं आ रही।
उसने भी 150 से ज्यादा कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान कर दिया है। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का ये रणनीति अंबेडकर वाले बयान को लेकर? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी पीडीए यात्रा चला रही है। उससे पहले 4 दिन पहले ही कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के बड़े नेता सलमान कुर्सी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, सबने, और 2 सांसद, अमेठी सांसद केएल शर्मा, सीतापुर के सांसद राकेश राठौर, सबने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता धीरे धीरे गांव जाएंगे और वहां पर अपमान का बदला लें, वहां पर लोगों को बताएंगे किस तरीके से भाजपा संविधान, बाबा साहब का संविधान खत्म कर मोदी का संविधान लागू करना चाहती है। और उनका कहना था, चाहे सलमान कुर्सी हो या प्रमोद तिवारी हो, कि अगर आज हम बाबा साहब का अपमान सह लेंगे तो आने वाली पीढ़ियां जो हैं, हम उसको क्या जवाब देंगे, और यही बात गांव स्तर तक पहुंचानी है। बिल्कुल, ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अंबेडकर के मुद्दे को धार देती हुए नजर आएगी। इसका असर भाजपा पर क्या होगा और चुनाव पर क्या होगा, जनता के बीच इसका संदेश क्या जाएगा, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया रमन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो खबरों में बढ़ते आगे, वाराणसी के होटल में धर्म आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खाने में पनीर ऑर्डर करने पर अब चिकन मिला। लोगों के हंगामे के बाद होटल स्टाफ मांग रहे हैं माफी। महाकुंभ से पहले होटल स्टाफ की लापरवाही अब एक चर्चा का विषय बन चुका है। होटल में पनीर की जगह चिकन खिलाने पर हंगामा है। हंगामे का वीडियो भी सामने आया। वाराणसी के सिरपुर थाना क्षेत्र के आद्रिका होटल का ये पूरा मामला है। होटल सपा के मेयर पद के पूर्व प्रत्याशी ओपी सिंह का बताया जा रहा है लापरवाही या फिर जानबूझकर पनीर की जगह परोसा गया है चिकन, ये सवाल लगातार बरकरार है। तो महाकुंभ से पहले होटल स्टाफ की लापरवाही एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुका है। वाराणसी के होटल में धर्म आस्था के साथ ये घटिया मजाक किया गया। खाने में पनीर ऑर्डर करने पर चिकन दिया गया है। वो लोगों के हंगामे के बाद होटल स्टाफ माफी मांगता हुआ नजर आया। महाकुंभ से पहले होटल स्टाफ की लापरवाही एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गई है। होटल में पनीर की जगह चिकन खिलाने पर जमकर हंगामा किया गया। हंगामे का एक वीडियो भी सामने आया है। वाराणसी के श्रीपुर थाना क्षेत्र के आद्रिका होटल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। होटल सपा के मेयर पद के पूर्व प्रत्याशी ओपी सिंह का बताया जा रहा है लापरवाही या फिर जानबूझकर पनीर की जगह चिकन परोसा गया है, ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। अरे यार, आपने सारी चीजें अलग अलग रखी है। आपके अभी यादव मेरे ख्याल से अभी नॉनवेज नहीं खाते होगे 90% मैं ये मानता हूँ। खाता हूँ। चलो आप खाते हो, घर में लोग नहीं खाते होंगे, कुछ तो होगा ना, इतना तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। घर में नहीं खाते, बाबूजी दादाजी लोग नहीं खाते होंगे। आप इमेजिन करो यार, अगर उनके खाने में पड़ जाए, हाँ, जो नहीं खाता उसमें पड़े तो बहुत बेकार चीज है, उससे बेकार चीज। ये पूरा पक्का पंडित है ये। मैं दूसरे सॉरी हम नहीं खाता। अब आपको ले चलते हैं सीधे लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कीर्तन और अरदास कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के प्रधान सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा जी, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह जी, प्रधान गुरुद्वारा यादहागंज डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय विधायक श्री राजीव कुंबर जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, विधान परिषद सदस्य श्री ढिल्लो जी, श्री सुभाष यदुवंश जी और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज पूरा देश और धर्म के लिए शहादत की एक नई कहानी लिखने वाले बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए उन्हें नमन कर रहा है।
ये हमारा सौभाग्य है कि 2019 में गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर इसी मुख्यमंत्री आवास पर जो सवत कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उसके उपरांत मेरे सामने जब प्रस्ताव आए कि वीर बाल दिवस के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, तो मैंने कहा भाई इससे अच्छा पावन अवसर और क्या हो सकता है कि ये मुख्यमंत्री आवास पर ही आयोजित हो। और 2020 से लेकर के लगातार 20, 21, 22, 23 में आयोजन मुख्यमंत्री आवास पर होते होते आज यह पूरे देश का आयोजन हो गया है। आज ही की वो तिथि है जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दो साहबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह वजीर खां के हाथों दीवानों में चुने गए थे। चमकौर के युद्ध में दो बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह शहादत को प्राप्त हुई और माता गुजरी इन सबको बहुत अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्या नहीं पीता था उस समय, लेकिन एक ही बात थी, एक ही लक्ष्य था कि देश और धर्म पर आंच नहीं आने देंगे। एक ही उद्देश्य के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों ने अपनी शहादत देकर के देश और धर्म की रक्षा की एक पक्की नींव खड़ी की। जिस पर न केवल आज भी सिक्की पंथ बल्कि पूरा देश गौरव की अनुभूति करता है, पूरी श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करता है। और उसी सम्मान को व्यक्त करने के लिए, उसी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए आज हमारी पूरी सरकार भी न केवल यहां पर बल्कि हर जनपद में, हर महत्वपूर्ण गुरुद्वारा में यह आयोजन यहां से लाइव भी हो रहा है। वहां पे सभी जनप्रतिनिधि और संगठनों के पदाधिकारीगण एकत्र होकर के उन वीर बालकों की शहादत के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर रहा है। बहनों और भाइयों, सिख पंथ की शुरुआत ही देश और धर्म के लिए गुरु नानक देव जी ने सबसे पहले बाबर के अत्याचार का विरोध किया था। कौन नहीं जानता है लाहौर में गुरु अर्जुन देव जी का बलिदान जहांगीर के अत्याचार से बचाने के लिए था। कौन नहीं जानता है गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को। उन्होंने अपना सिर दिया लेकिन भारत का सिर नहीं झुकने दिया। आज कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत का शीश बना हुआ है, इसलिए क्योंकि हमारे गुरु
तेग बहादुर जी ने अपना शीश देकर के इसकी कीमत चुकाई है। और यहीं से हम कह रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक ऐसे पिता हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्रों को बलिदान होते हुए देखा है। एक ऐसे पुत्र हैं जिन्होंने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने बलिदान होते हुए देखा है। क्या उम्र है उस समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, जब पिता। तो आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।